नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र पांडे। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लेखन और जल संचयन के लिए शहर के समाज शास्त्र के प्रोफेसर अली एम सैयद को नवाजा जाएगा विजय लक्ष्मी शर्मा स्मृति प्राध्यापक पुरस्कार से। युवाओं और बच्चों के लिए वे हैं प्रेरणा स्रोत। बस संचालन से जुड़े हजारों परिवार हो रहे हैं तबाह। रोजी रोटी की जुगाड़ करने चालक परिचालक सरकार से कर रहे हैं गुहार। बस स्टैंड के दुकान संचालक भी हो रहे हैं बुरी तरह से प्रभावित। सादगीपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा गुरु पूर्णिमा पर्व, नहीं होंगे कोई भी आयोजन। और फ्रेजरपुर की नन्ही कवित्री सोनाक्षी सिंह कविता लिखने के साथ साथ पढ़ाई में भी अव्वल। अब खबरें विस्तार से। हर साल 2.5 लाख लीटर बारिश का पानी बचाने वाले शहर के पीजी कॉलेज के समाजशास्त्र के प्रोफेसर अली एम सैयद को वर्ष 2019 का डॉक्टर विजय लक्ष्मी शर्मा स्मृति प्राध्यापक सम्मान से नवाजा जाएगा। पर्यावरण संरक्षण की व्यवस्था उन्होंने अपने आवास पर ही कर रखी है, जिससे वे प्रकृति से मिला जल प्रकृति को ही सौंप देते हैं। प्रोफेसर अली अध्यापन के साथ साथ लेखन और शोध से भी जुड़े हुए हैं। पेश है हमारा ये खास रिपोर्ट। कहते हैं तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए लड़ा जाएगा। पूरे देश भर में दिनों दिन बढ़ रहे जल संकट के बीच हमें ये खबर आश्वस्त करती है कि हमारे शहर के प्रोफेसर अली एम सैयद वर्ष भर में 2.5 लाख लीटर से भी ज्यादा जल संचयन कर न केवल पानी बचा रहे हैं, बल्कि युवा पीढ़ी को भी ये संदेश दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर हम पानी नहीं बचाएंगे तो पूरी मानव जाति का विनाश हो जाएगा। श्री अली न केवल पर्यावरण बचाने बल्कि लेखन के क्षेत्र में भी एक बेहतर समाज की रचना करने में अपना योगदान दिया है। हर साल पानी बचाने और अपने अध्यापन, शोध और लेखन के माध्यम से निरंतर गतिशील बने रहने के कारण उन्हें देश बंधु प्रतिभा प्रोत्साहन कोष द्वारा डॉक्टर विजय लक्ष्मी शर्मा स्मृति प्राध्यापक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। शासकीय काकतीय महाविद्यालय के समाजशास्त्र के प्रोफेसर अली एम सैयद ने अपने घर पर वर्षा जल के संचयन का अनूठा प्रबंध किया हुआ है। यही नहीं, प्रकृति और पर्यावरण प्रेमी के रूप में अपने निवास स्थान में लगे पेड़ पौधों को गर्मी के समय यही वर्षा जल देकर उनकी रक्षा करते हैं। तो शिक्षक दिवस के अलावा और एक श्रीफल के अलावा मुझे कभी कुछ नहीं मिला, लेकिन ये सम्मान जो दिया गया है तो वो प्राध्यापक सम्मान कह के दिया गया है। और मुझे बताया गया था कि मैंने जो किताबें लिखी हैं वो थोड़ा सा लीक से हटके हैं या अनूठी हैं या महत्वपूर्ण हैं और उनमें चिंतन जो है वो अलग तरह का है। तो उन किताबों को लेके जो ख़ास तौर पे इतिहास से पहले के काल की और आख्यानों की व्याख्या, समाजशास्त्री व्याख्या को लेकर लिखी गई थी, वो किताबें हैं। श्री अली ने लगभग 95 लघु शोध प्रबंधों के अलावा जनजातीय संस्कृति क्षेत्र में निदेशक के तौर पर कार्य किया है। अपनी रचनाओं के बारे में बताते श्री अली, माओवाद के बारे में मैंने ख़ास तौर पे सोचा था। लोग उसके बारे में एक ही दो तरीके से सोचते हैं, या तो माओवादियों के तरीके से सोचते हैं या पुलिस जैसा सोचने को कहती है वैसा सोचते हैं। मैं सोचता हूँ कि दोनों तरीकों से तीसरे तरीके की ज़रूरत है, जो हमको बीच में सोचना चाहिए कि इन दोनों के बीच में वो जो लोग हैं वो क्यों पिस रहे हैं, और इन दोनों के बीच में कोई एक समावेशी चीज़, समझौते की चीज़ अगर नहीं हो पा रही है तो क्यों है। तो तीसरा इशू जो है मेरे दिमाग में है कि मैं माओवाद के बारे में ज़रूर लिखूँगा, और कुछ इसी तरह के जो आप कह सकती हैं कि सामाजिक मुद्दे हैं जो मुझे हमेशा से पीड़ित करते हैं, उनके बारे में लिखूँगा। जैसे बौद्धिक जगत में मैं दक्षिणपंथी सोच रखने वाले लोगों से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता हूँ। मतलब परेशान रहता नहीं हूँ, बल्कि मेरे अंदर जितनी घृणा हो सकती है वो उन्हीं के कारण से है। नहीं तो मैं समझता हूँ कि मैं सिर्फ प्रेम हूँ, मैं सबको चाहता हूँ और किसी से नफरत नहीं करता हूँ। किन्नर समुदाय के समाज शास्त्रीय विश्लेषण को लेकर उनकी पुस्तक किन्नर मिथ एवं यथार्थ है। किन्नर समुदाय पर वे लगभग 67 आलेख लिख चुके हैं। इसके अलावा 6 शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं।
उनके लोक साहित्य के 141 आलेख संस्कृति और दर्शन विषय पर प्रकाशित हो चुके हैं। ये जो थर्ड जेंडर है ये अपने आप में बहुत ही बड़ा विषय है। बड़ा विषय इसलिए है कि कुछ पुरुष थर्ड जेंडर हो जाते हैं, कुछ स्त्रियां भी थर्ड जेंडर होती हैं और इसमें बहुत ज़्यादा वैविध्य है, विविधता है। तो फिर मैंने कोशिश की कि जो पुरुष से तृतीय लिंग में प्रविष्ट लोग हैं, या तो जन्मजात या जबरिया तौर पे बनाए गए लोग, वो मेरी किताब का हिस्सा होना चाहिए। तो फिर मैंने किन्नर मिथ और यथार्थ के नाम से एक किताब लिखी थी, जिसमें धार्मिक संदर्भों में किन्नरों के बारे में पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पे पुरानी दुनिया, क्योंकि अमेरिका में तो अगर हम इतिहास की तरफ से जाएंगे तो यूरोप से जब भगोड़े पहुँचे तब से अमेरिका का इतिहास शुरू होता है, अदरवाइज़ नहीं। तो जो पुरानी दुनिया हमारी है, उस दुनिया में किन्नरों के बारे में मैं जितना पढ़ रहा था, जितना समझ रहा था, तो मेरी मतलब मैं समझ रहा हूँ इतना चमत्कृत हो रहा था मैं कि हम लोग क्या सोचते थे कि ये ट्रेन में पैसा मांगते हैं, घर में घुस के ज़बरदस्ती पैसा मांगते हैं, ये बदतमीज़ लोग होते हैं। लेकिन जब मैंने वहाँ पे नज़र डाली तो मुझे लगा कि नहीं, मेरा जो सोचना समझना था वो एकदम सतही था और मुझे दुनिया को एक वो बात भी कहनी चाहिए जो वास्तविकता में होती है। तो उस तरह से वो किताब सामने आई और मोटे तौर पे आप समझ लीजिए कि लोक आख्यानों को लेके, थर्ड जेंडर को लेके और फिलॉसफिकल एटीट्यूड थोड़ा सा था, उसको लेके मैंने वो ये किताबें लिखी थी। बारिश का पानी बचाने वाले बस्तर के जल प्रहरी अली एम सैयद युवा पीढ़ी और बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के अंदर बसों को संचालित करने की अनुमति दिए जाने के बावजूद निजी बस मालिकों द्वारा बस संचालित नहीं किए जाने से बस कर्मचारी और जनता काफ़ी परेशान हैं और वो इसे फिर से संचालित करने की मांग कर रहे हैं। संकट के इस दौर में सभी व्यवसाय प्रभावित हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित यात्री परिवहन व्यवसाय हुआ है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। प्रदेश सरकार द्वारा बसों को संचालित करने की अनुमति दिए जाने के बाद भी बस मालिकों द्वारा बसों का संचालन नहीं किया जा रहा है। इनका कहना है कि जिन शर्तों के साथ सरकार ने बस संचालित करने की अनुमति दी है, उसके तहत बस संचालित करना संभव नहीं है। बस संचालित करने में जो आमदनी होगी उसकी भरपाई उन्हें अपने जेब से करना पड़ेगा, जिसके चलते पूरे प्रदेश के बस संचालकों में आक्रोश है। उन्होंने सरकार के समक्ष 10 सूत्रीय मांगों को रखा है। इस संबंध में गुप्ता ट्रेवल्स के संचालक गणेश गुप्ता ने बताया कि परिस्थिति में बस संचालन संभव नहीं है। ये बात मंत्री जी ने भी मानी है, मोहम्मद अकबर साहब ने, और उसके बाद फिर हम लोगों ने उनको अपनी मांगे दी हैं, 10 सूत्रीय मांग दी हैं। वो अगर जब तक पूरी नहीं हो पाएगी, जब तक संचालन संभव नहीं हो पाएगा। उसमें जैसे टैक्स की छूट दी जाए हमको 6 महीने तक, डीजल वेट में वेट कम किया जाए, और जो परमिटों के काम जगदलपुर में पहले होते थे, अब उसके छोटे छोटे काम के लिए हमको रायपुर जाना पड़ता है, वो परेशानी उसको दूर किया जाए। और के फार्म और एम फार्म के लिए जो विशेष प्रोविजन बनाए कि 2 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। बस संचालकों का कहना है कि 50% सीट के साथ बस संचालित करने पर रायपुर से जगदलपुर के बीच एक बस के पीछे आने जाने का लगभग 15 से 20 हजार रुपए खर्च बैठता है। एक यात्री से 500 रुपए किराया लेने के बाद यदि 15 यात्री यात्रा करते हैं तो केवल 15,000 रुपए ही होते हैं। इसे लेकर भारत ट्रेवल्स के प्रबंधक श्री तिवारी ने कहा, सरकार द्वारा 50% सवारी बैठाने की बैठक क्षमता की आदेश दिया गया है, जिससे हमारे खर्चे नहीं निकल पाएंगे। डीजल का ही इसमें लगभग जो निकलेगा, डीजल की पूर्ति भी असंभव है। राज्य में बस संचालित नहीं होने से बसों में कार्यरत चालक, परिचालक और सहायक के सामने भी रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। इन सब का कहना है कि सरकार हमारे बारे में भी विचार करे और रोजी रोटी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। इस संकट की घड़ी में वाहन चालक और परिचालक ने हमें अपनी परेशानी बताई। जिससे
हमारे खर्चे नहीं निकल पाएंगे। डीजल का ही इसमें लगभग जो निकलेगा, डीजल की पूर्ति भी असंभव है। राज्य में बस संचालित नहीं होने से बसों में कार्यरत चालक, परिचालक और सहायक के सामने भी रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। इन सब का कहना है कि सरकार हमारे बारे में भी विचार करे और रोजी रोटी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। इस संकट की घड़ी में वाहन चालक और परिचालक ने हमें अपनी परेशानी कोई विचार नहीं लिए। डीजल का ही इसमें लगभग जो निकलेगा, डीजल की पूर्ति भी असंभव है। राज्य में बस संचालित नहीं होने से बसों में कार्यरत चालक, परिचालक और सहायक ऑक्सीजन मिलती है और कभी भी कहीं भी बड़ा बना बनाया वृक्ष हमें नहीं मिलता, न मार्केट में न मशीन। बस कर्मचारी संघ के अध्यक्ष DK लाला ने सरकार द्वारा प्रदेश में बस संचालित कर चालक परिचालक को रोजगार उपलब्ध कराने की मांग की है। क्योंकि कोरोना में कमा लिए हैं, लेबर को ला के ढो के कमा लिए हैं, तो इनको कोई चिंता नहीं है। ये कर्मचारी इतने बेचारे दवा करने जो बैठे हैं, इनके परिवार की हालत कितनी, 4 महीने हो गए। हमने सरकार को लिखा, कलेक्टर को लिखा, कमिश्नर को लिखा, विधायक रेखचंद जी को लिखा, लकेश्वर बघेल जी को भी लिखा, कोई कहीं से भी कोई सुविधा नहीं मिली इन कर्मचारी। तो ये जो ड्राइवर और कंडक्टर हैं, बस के क्लीनर हैं, तो इनका कैसे चल रहा है घर? मर रहे भूखे, अब क्या करेंगे? शासन भी नहीं दिया कोई सुविधा, न विधायक ने सुविधा दी, न ही ऑपरेटर सुविधा दे रहे। बसों के संचालित नहीं होने से परेशान एक यात्री ने बताया, तकलीफ है कहीं जाने आने में। अपनी गाड़ी से जाना इतना सस्ता नहीं पड़ता और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने से व्यापार वगैरह में भी मसला है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं। मतलब आप क्या चाहते हैं, बस सेवा जल्दी शुरू होनी चाहिए? भाई लॉकडाउन ख़त्म हो गया है तो बस सेवा तो चालू होना ही चाहिए। अंतर्राज्यीय बस स्टैंड से हजारों परिवार का जीवन यापन होता है, लेकिन बसों के संचालित नहीं किए जाने से इन सभी का व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बस स्टैंड परिसर में जितनी दुकानें हैं, होटल संचालित किए जा रहे हैं, वे सभी बंद पड़े हुए हैं। केवल 1-2 मोबाइल रिचार्ज की दुकानें ही खुली नजर आ रही हैं। संकट का ये दौर हर व्यवसाय झेल रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित होने वाला व्यवसाय यात्रियों के परिवहन का है। एक ओर जहां उन बस मालिकों की परेशानी है जिन्हें बस अपने गंतव्य तक संचालित करने के लिए आमदनी होने के बावजूद अपनी जेबों से भरपाई करनी पड़ रही है, वहीं दूसरी ओर यात्री परेशान हैं यातायात के साधन नहीं होने से। बस स्टैंड से बस्तर की बात के लिए कैमरामैन सोनू के साथ मैं श्रीनिवास रथ। निगम द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम शुक्रवार को शहर के विवेकानंद स्कूल में किया गया, जिसमें महापौर और जगदलपुर विधायक के अलावा आयुक्त, बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने फलदार पौधे रोपकर शहरवासियों को पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। इस दौरान ई-लाइब्रेरी सेंटर परिसर में भी पौधे रोपे गए। इसके अलावा फूल, नारियल बेचने वाली महिलाओं को निगम द्वारा मास्क और सैनिटाइजर किट वितरित किए गए। बरसात के आते ही शहर में पौधरोपण कार्यक्रम का सिलसिला लगातार जारी है। अलग अलग संस्थाओं के अलावा निगम प्रशासन भी इस कार्य में सक्रिय है। शहर को प्रदूषण मुक्त रखने और शहर को हरा भरा करने के उद्देश्य से निगम द्वारा शुक्रवार को स्थानीय विवेकानंद स्कूल और ई-लाइब्रेरी सेंटर परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया, जिसमें विधायक रेखचंद जैन, महापौर सफीरा साहू, बस्तर कलेक्टर रजत बंसल सहित निगम अध्यक्ष आयुक्त प्रेम कुमार पटेल सहित पार्षदों ने अनेक फलदार पौधे रोपे। बताया गया है कि पौधारोपण का उद्देश्य शहर में पेड़ पौधों की संख्या भी बढ़ाना है। पौधे रोपने के अलावा जनप्रतिनिधियों के माध्यम से दंतेश्वरी मंदिर के समीप नारियल बेचने वाली महिलाओं को मास्क और सैनिटाइजर किट का वितरण किया गया। बस्तर की बात, जगदलपुर। गुरु पूर्णिमा पर्व पर धर्मपुरा मार्ग पर स्थित साईं मंदिर में तैयारी पूरी हो गई है। इस वर्ष कोई भी बड़े कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो रहा है। गुरु पूर्णिमा पर्व के दौरान 4 से 6 जुलाई तक
मंदिर में विभिन्न पूजा अनुष्ठान पुजारी के द्वारा ही किया जाएगा। श्रद्धालुओं को केवल दर्शन करने की अनुमति होगी। मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी सैनिटाइजर और अन्य व्यवस्था की गई है। पर्यावरण संरक्षण का संदेश पहुंचाने के उद्देश्य से मंदिर समिति द्वारा प्रसाद के रूप में सभी श्रद्धालुओं को फूल और फलदार वृक्ष के पौधे वितरित किए जाएंगे। इस वर्ष सादगीपूर्ण तरीके से गुरु पूर्णिमा मनाने की तैयारी में श्रद्धालु जुटे हुए हैं। हम आपको बता दें कि स्थानीय धर्मपुरा मार्ग पर स्थित साईं मंदिर में इस वर्ष कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। गुरु पूर्णिमा पर प्रतिवर्ष साईं बाबा की जीवंत झांकी के साथ निकलने वाली पालकी यात्रा और भजन संध्या का आयोजन भी इस वर्ष नहीं किया जाएगा। कोरोना संक्रमण काल के बीच मंदिर समिति के पदाधिकारी और सदस्य 4 से 6 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा पर्व मनाएंगे। इस 3 दिवसीय पर्व के दौरान होने वाले कार्यक्रमों में महाभंडारा कार्यक्रम का भी आयोजन नहीं होगा। 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर केवल पुजारी के द्वारा ही पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाएगी। इस दौरान दर्शन के लिए मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मास्क अनिवार्य रूप से लगाना होगा। इस वर्ष श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में फूल और फलदार वृक्ष के पौधे वितरित किए जाएंगे और उन्हें अपने घर एवं बाड़ी में लगाने का अनुरोध मंदिर समिति के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए मंदिर समिति के एक सदस्य ने बताया, भाई कोरोना को ध्यान रखते हुए और जो सोशल डिस्टेंस और मास्क और सरकारी जो नियम बनाए गए उन सबको ध्यान देते हुए और जो हमने गुरु पूर्णिमा का उत्सव जो सिर्फ मंदिर परिसर में साधारण ढंग से मनाने का हमने तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त कोई भी रैली नहीं निकलेगी, भंडारा नहीं होगा, किसी प्रकार का प्रसाद नहीं मिलेगा, कोई चढ़ावा नहीं चढ़ेगा, नारियल मीठा उठा, और किसी भक्त को यहाँ से प्रसाद भी नहीं मिलेगा। और सभी भक्त को बगैर मास्क के कोई भी दर्शन करने नहीं जाएगा और ना ही बाकायदा हमने सैनिटाइजर रखा हुआ है, हमारे पास टेम्परेचर मशीन है, सबका पालन करते हुए भक्त को अंदर जाने दिया जाएगा। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जा रहा है। कोरोना के कारण इस वर्ष प्रसाद वितरण नहीं किया जाएगा और प्रसाद के रूप में पौधे वितरण किया जाएगा। हर वर्ष गुरु पूर्णिमा पर्व साईं मंदिर समिति द्वारा पूरी भव्यता के साथ मनाया जाता था और इस पर्व में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते थे। सारे शहर में भक्तिमय वातावरण निर्मित होता था, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते साईं बाबा की पालकी यात्रा, महाभंडारा और भजन संध्या का आयोजन नहीं होगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। यातायात विभाग द्वारा यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ ही इसे सुरक्षित करने के लिए ऑटो रिक्शा वाहन चालकों के रिकॉर्ड और ऑटो रिक्शा वाहनों की नंबरिंग की जा रही है। यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए यातायात विभाग द्वारा ऑटो रिक्शा वाहनों पर नंबरिंग
की जा रही है और स्टिकर चिपकाए जा रहे हैं, जिसके चलते ऑटो और ऑटो चालकों का रिकॉर्ड विभाग के पास उपलब्ध हो सकेंगे। नंबरिंग और स्टिकर की व्यवस्था विभाग द्वारा की जा रही है। इस बारे में जानकारी देते डीएसपी पंकज ठाकुर। यातायात विभाग द्वारा अभी ऑटो पे नंबरिंग की कार्रवाई की जा रही है। नंबरिंग के तहत ऑटो पे सामने और पीछे स्टिकर के माध्यम से नंबर चिपकाया जा रहा है। ये नंबर हमारे पास रिकॉर्ड है, जिसमें चालक का नाम, उसके मालिक और उसकी अन्य जानकारी और उसकी वास्तविकता हमारे पास रिकॉर्ड रहेगी। इसके माध्यम से हम लोगों को एक सुरक्षित सुगम यातायात का एहसास दिलाना चाहते हैं। ऑटो वाहन में बैठने वाले सवारी सुरक्षित तरीके से अपने घर तक पहुंच सकें, इस उद्देश्य से ये व्यवस्था की जा रही है। इससे पहले भी इस तरह की व्यवस्था यातायात विभाग द्वारा की गई थी। खास तौर पर महिलाएं और युवतियों की सुरक्षा के लिए ये कारगर साबित हो सकता है। बस्तर की बात, जगदलपुर। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा प्रदेश की कांग्रेस सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों के समक्ष मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। इस प्रदर्शन में 3 से 4 कार्यकर्ता ही उपस्थित होकर पुतला दहन करते हुए भूपेश सरकार के विरोध में प्रदर्शन किए और चुनाव के दौरान घोषणा पत्र में किए गए वादों को निभाने की मांग भी इस दौरान नगर निगम के नेता, प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी के नेता संजय पांडे ने बताया। हर प्रकार से जब वो पीड़ित हो गया तब वो जाकर उसने अपनी बात मुख्यमंत्री से कहनी चाहिए। मुख्यमंत्री से उसे मिलने नहीं दिया गया, उसने फलस्वरूप आत्मदाह करने का प्रयास किया और उसके विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी ने पुतला दहन का कार्यक्रम लिया, तो उसे करने नहीं दिया गया। सरेआम कांग्रेसी गुंडे हर जगह धारा 144 लगी है, हर प्रकार के धरने प्रदर्शन पे बैन लगा हुआ है, परंतु चौक चौराहों पे धरना कर रहे हैं और पुलिस जिनको इसको हटाना चाहिए वो उनके लिए रक्षात्मक रूप से खड़ी है, उनको धरना करने दे रही है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या नहीं हो, भारतीय जनता युवा मोर्चा का आह्वान था और उस आह्वान के अंतर्गत आज 3000 से अधिक पुतले और इस शहर में लगभग 250 पुतले भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों ने जलाए हैं। पुलिस पुतला दहन कार्यक्रम को रोकने के प्रयास में जगह जगह पर तैनात थी, लेकिन भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पुलिस को चकमा देते हुए कई जगहों पर पुतला दहन किए। इंद्रावती बचाओ अभियान के महिला समूह द्वारा शहर में पर्यावरण बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। गुरुवार को स्थानीय विवेकानंद स्कूल में 11 फलदार पौधे महिला सदस्यों सहित बच्चों द्वारा रोपे गए। बच्चों ने पौधों की देखभाल करने की बात भी कही। इंद्रावती बचाओ अभियान के महिला समूह द्वारा शहर भर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वृक्ष रोपे जाने वाले कार्यक्रम का सिलसिला गुरुवार 2 जुलाई से शहर स्थित विवेकानंद स्कूल परिसर में 11 पौधे रोपकर किया गया। आने वाले दिनों में शहर के अनेक जगहों में पौधे रोपे जाने की बात कही गई है। इस संबंध में जानकारी देती अभियान के सदस्य उर्मिला आचार्य। और विगत वर्ष हमने लगभग 125 से 135 किलोमीटर नदी की यात्रा की, पद यात्रा। नदी किनारे किनारे जो हालात हैं उसको हमने देखा। गांव और पंचायत में और गांव की महिलाओं से हमने पर्यावरण की जागरूकता के लिए अपील किया है और पिछले साल उसका बहुत अच्छा परिणाम आया और हमने जगह जगह पौधारोपण तो किया ही। आपको याद होगा कि पिछले साल लगभग 5 से 7 हज़ार पौधा का रोपण हम लोगों ने किया और उसमें से 80% पौधे अभी भी सुरक्षित हैं। नहीं तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि पौधा लगाया और गायब हो गया, ऐसा बात नहीं है। हम लोगों ने उसके संरक्षण के लिए भी काम किया। आज जो हम परिवेश में आए हैं, यहाँ पे इस निगम में आए हैं विवेकानंद स्कूल में, इसका ये उद्देश्य है कि इस वर्ष हम महिला टीम, आप देखेंगे बच्चियाँ भी सामने हैं, ये नए सदस्य हैं हमारे, इनको भी हमने शामिल किया है और निगम में हमने 11 से 15 वृक्ष लगाया है, एक शुभारंभ किया है। पर्यावरण को संरक्षित रखने में बच्चे भी अपना योगदान दे रहे हैं। परिसर में जूडो कराटे सीख रही बालिकाओं ने रोपे गए फलदार पौधों की देखभाल करने की जिम्मेदारी ली है। क्या कहती हैं बालिकाएं, आइए सुनते हैं। यहाँ के जो हमने लगाए हैं उसमें हम अपना पूरा सहयोग देंगे, ध्यान देंगे इस चीज़ में, ताकि ये फिर से ख़राब ना हो। इसे पूरा पेड़ बनाने की, फलदार पेड़ हैं ये सारे के सारे, तो उन्हें उगाने के अच्छे से बड़े फल बनाएंगे ताकि हमारे आने वाले जितने बच्चे हैं उनको भी ये लाभ हो उनका।
कि पेड़ पौधे हमारी जीवन के लिए कितने ज़रूरी है। भले ये इस पीढ़ी को काम ना आए पर आगे जाके आने वाली पीढ़ी के बहुत काम आएंगे। ये सारे फलदार पौधे हैं जो हमें हमेशा फल देंगे, छाँव देंगे और हमें हमेशा इसकी रक्षा करनी चाहिए, अपने घरों में ये लगाना चाहिए। और सिर्फ हमें ही नहीं, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को भी ये समझना चाहिए कि आगे के इन्वायरमेंट के लिए ये कितने नेसेसरी है। जिस प्रकार पंच तत्वों से बना मानव का शरीर होता है, तो प्रकृति के पांचों तत्व अनिवार्य है जीवन जीने के लिए। पौधारोपण से हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है और कभी भी कहीं भी बड़ा बना बनाया वृक्ष हमें नहीं मिलता, न मार्केट में न मशीनों में कहीं नहीं बनता। इसलिए पौधारोपण अति आवश्यक है। कुदरत का ये करिश्मा था कि मानव उत्पत्ति से पूर्व प्रकृति वनस्पति का सृजन हुआ था। तो ईश्वर ने कुछ सोच समझ के पृथ्वी का निर्माण किया होगा, पहले वनस्पति फिर मानव की उत्पत्ति। तो इससे जाहिर होता है कि वृक्षारोपण, ऑक्सीजन, शुद्ध पर्यावरण, शुद्ध वायु मानव को स्वस्थ रखता है, अशुद्धता हमेशा बीमार करता है। ज्ञात हो कि इंद्रावती बचाओ अभियान में महिला सदस्यों की भी सक्रियता काफी रही है। पुरुषों की तुलना में महिलाएं इस कार्य में ज्यादा उत्सुक रही हैं। इंद्रावती नदी बचाने को लेकर गत वर्ष नदी तट पर सैकड़ों पौधे रोपे गए थे, जिसमें महिलाओं का काफी योगदान रहा। इस वर्ष भी महिलाएं शहर के स्कूलों सहित अन्य जगहों पर पौधे रोपकर पर्यावरण बचाने का संदेश देंगी। बस्तर की बात, जगदलपुर। शहर के फ्रेजरपुर में रहने वाली सोनाक्षी सिंह छोटी सी उम्र में ही संवेदनशील कविताएं लिखने लगी हैं। कक्षा 10वीं में पढ़ने वाली सोनाक्षी बचपन से ही मेधावी छात्रा रही हैं। मनोज सिंह और सुषमा सिंह की पुत्री सोनाक्षी से मुलाकात की और उनके हुनर के बारे में जाना। मिलते हैं छोटी मगर गहरी सोच रखने वाली सोनाक्षी से। मैंने एक कविता कोरोना के ऊपर लिखी थी। उसका टाइटल है स्टे हैप्पी स्टे अलाइव विद इन योरसेल्फ। हे यू मैन, बी स्ट्रॉन्ग एंड काम। Sure, this pandemic is a catastrophe, but still wait for a happy dawn. Till then, you must focus on the things that make your day, certain hobbies and diverse households. Set up your game in the whole 9 yards. Ignore the rains, but stare at the worthy stars. Where is WFH? That's a distant contact in the long run. But be Jake with narrow rules. For a shielded reason. Do not strain for the outcome, just follow the edict. For safety of this world, be a responsible citizen. Look within yourself, check your productivity. Round the 24 hours, bring in a happiness. Thank you. मैं अगली कविता भी एक सुनाना चाहती हूँ। वो मेरी पहली कविता है। If I had a magic carpet, I would travel anywhere, taking my friends with me to have fun with them everywhere. Above the tree with the chirping birds, listening their sweet, sweet words. Going from sea to sun just to have a little fun. आइए कुछ और बात करते हैं। सोनाक्षी, आपने जो ये कविता का क्षेत्र चुना है, आपको ये कविताएं लिखने की प्रेरणा किन से मिली? मैं जब भी देखती हूँ बहुत सारे पोइट्स ने ऐसी बुक लिखी होती है जिसके लास्ट में उनका नाम लिखा होता है और उस नाम से लोगों ने बहुत याद रखते हैं। और पहली बात है कि मेरी मम्मी एक इंग्लिश टीचर है, वो रोज़ इंग्लिश इतने ध्यान से पढ़ती है, तो मुझे भी कभी कभी लगता है कि मैं उनके चैप्टर्स भले ही बड़े क्लास के मैं उसे पढ़ती हूँ, इसलिए मुझे उसका शौक पड़ गया। बहुत अच्छा। सोनाक्षी, आज आपसे बातचीत करके आपके शौक के बारे में जान के हमें बहुत अच्छा लगा। हमें उम्मीद है कि जो बच्चे आपकी उम्र के इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो भी आपसे प्रोत्साहन पाएंगे, आपसे प्रेरणा पाएंगे। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। लेखन और जल संचयन के लिए शहर के समाज शास्त्र के प्रोफेसर अली एम सैयद को नवाजा जाएगा विजय लक्ष्मी शर्मा स्मृति प्राध्यापक पुरस्कार से। युवाओं और बच्चों के लिए वे हैं प्रेरणा स्रोत। बस संचालन से जुड़े हजारों परिवार हो रहे हैं तबाह। रोजी रोटी की जुगाड़ करने चालक परिचालक सरकार से कर रहे हैं गुहार। बस स्टैंड के दुकान संचालक भी हो रहे हैं बुरी तरह से प्रभावित। सादगीपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा गुरु पूर्णिमा पर्व, नहीं होंगे कोई भी आयोजन। और फ्रेजरपुर की नन्ही कवित्री सोनाक्षी सिंह कविता लिखने के साथ साथ पढ़ाई में भी अव्वल। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही।
फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।